हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन। तो एसएससी जे 2020 सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा। डे 7 है। अभी तक हमारा सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल चल रहा है। तो आज का जो टॉपिक है एग्रीगेट है। एग्रीगेट का मैंने पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया, जिसमें मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस कराए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आज मैं कराऊंगा 12 क्वेश्चंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो लेक्चर को मिस मत करना, एंड तक देखना। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे भी देख लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके पहले मैंने सीमेंट, लाइम, ब्रिक के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो उन्हें भी देख लेना। अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट इज वन हुज सरफेस टेक्सचर इज। ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा यूजलेस जो एग्रीगेट होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन देखेंगे, स्मूथ, बी ग्रैनुलर, सी ग्लासी, डी हनीकॉम्ड एंड पोरस। तो देखिए, जो हम बात करेंगे सबसे पहले स्मूथ की। जो स्मूथ एग्रीगेट्स होते हैं तो उनमें क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो उसमें क्या होते हैं, वॉइड्स होंगे। जब एक एग्रीगेट में वॉइड्स होंगे, इसका मतलब वहाँ पे इंटरलॉकिंग ठीक से हो जाएगी। अगर इंटरलॉकिंग होगी मतलब वहाँ पे बॉन्डिंग बनेगी, बॉन्डिंग होगी तो वहाँ पे स्ट्रेंथ आएगी। तो कह सकते हैं हम स्मूथ एग्रीगेट यूज कर सकते हैं अपने कंस्ट्रक्शन में। अब भाई अगर मैं ग्रैनुलर की बात करूँ तो ग्रैनुलर तो सबसे अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उन्हें यूज करते ही हैं। सी ऑप्शन देखेंगे, ग्लासी। तो जो ग्लासी है ये एक नया टर्म आ रहा है यहाँ पे, तो ग्लासी के बारे में देखेंगे। पहले पिक में देखेंगे, जो पहली पिक हमें दिख रही है ये हमारे स्मूथ एग्रीगेट। स्मूथ एग्रीगेट जो होते हैं मेनली रिवर्स और इसके अलावा जो जो समुद्र के किनारे होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं स्मूथ एग्रीगेट। अब बात करेंगे ग्लासी की। जो ग्लासी इस वाले पिक में है, दिख रहे होंगे, ये दो तरह के हैं। पहले पिक में रेड कलर के हैं, दूसरे में एक डिफरेंट कलर होगा। तो ये बिल्कुल ग्लास की तरह दिखने में होते हैं, वैसे ही स्मूथ होते हैं। तो यहाँ पे अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी देखा जाए तो इसमें कोई वॉइड नहीं होते हैं। अगर किसी भी एग्रीगेट में वॉइड नहीं होंगे, इसका मतलब वहाँ पे इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी। अगर इंटरलॉकिंग नहीं होगी तो क्या होगा, स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो कह सकते हैं कि जो ग्लासी एग्रीगेट होते हैं वो सबसे वर्स्ट होते हैं, बिल्कुल यूजलेस होते हैं, उनका कोई भी यूज नहीं होता है हमारे कंस्ट्रक्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसके अलावा जो हनी कॉम्ड एंड पोरस होते हैं, इस वाली पिक में आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो एग्रीगेट है उनके ऊपर एक हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अगर स्ट्रक्चर हनी कॉम्ब टाइप का, इसमें काफ़ी दरारें दिख रही होंगी आपको। तो इनसे क्या होगा, जो ये जो वाइड्स हैं इनमें अच्छे से इंटरलॉकिंग होती है। तो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर भी हम अपने कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। और जो ये हमारा बचा हुआ है ग्रैनुलर, इसमें आप देखेंगे इस वाली पिक में जो नॉर्मली यूज होता है, जो हमारी जो सड़कें बनती हैं वहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सारी पिक हैं। सबसे पहला स्मूथ हो गया, ग्लासी हो गया, हनी कॉम्ब हो गया, इसके अलावा ग्रैनुलर हो गया। तो ये सारे एग्रीगेट्स होते हैं जो मेनली यूज होते हैं, मतलब ग्लासी को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, मोह स्केल इज यूज्ड फॉर। जो मोह स्केल होती है वो क्यों यूज होती है, ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से आया हुआ है। तो जो मोह स्केल होती है वो यूज होती है हमारे हार्डनेस को मेजर करने के लिए। हार्डनेस के लिए जो स्केल होती है मोह स्केल यूज होती है। इसके अलावा हार्डनेस के लिए और भी स्केल यूज होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कॉमन स्केल होती है, पहली मोह स्केल हो गई, दूसरी ब्रेनेल हार्डनेस और तीसरी रॉकवेल। तो ये तीन जो स्केल होती हैं ये यूज होती हैं हमारी हार्डनेस को मेजर करने के लिए। अब हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो कि रजिस्ट करती है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किस तरह से आता है, ये आपका स्क्रैचिंग या फिर पेनिट्रेशन या फिर इंडेंटेशन की वजह से होता है। जैसे सपोज हमारे पास कोई ये डिस्क है, यहाँ पे इस पर मैं एक लोड लगाऊंगा, इस तरह से कोई मार्क होगा। अगर ये मार्क ज़्यादा हो जा रहा है इसका मतलब वो लेस हार्ड है। अगर ये मार्क नहीं हो पा रहा है इसका मतलब वो अच्छी हार्ड है। इसके अलावा इस तरह से अगर नेल से हम स्क्रैच करेंगे, अगर स्क्रैच हो जा रहा है तो वो ज़्यादा मतलब कम हार्ड होगा, अगर स्क्रैच नहीं हो रहा है तो वो अच्छी हार्ड होगी, हार्डनेस उसकी ज़्यादा होगी। अब बात करेंगे टफनेस। टफनेस को मेजर करने के लिए हमारे पास होता है 4P आइजोड टेस्ट। 4P एंड आइजोड टेस्ट, ये भी एग्जाम में पूछता है कि जो टफनेस को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज होते हैं, वो होते हैं 4P एंड आइजोड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट यूज्ड। अब देखिए, जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन देखें, बिल्डिंग कंक्रीट इज लेस देन 45। तो बिल्डिंग में जो भी कंक्रीट यूज होती है उसके लिए जो वैल्यू होती है 45 से कम होती है, ऑप्शन ए सही है। रोड पेमेंट कंक्रीट इज लेस देन 30, जो रोड पेमेंट पे यूज होती है उनकी वैल्यू 30 से कम होती है, वो भी सही है। रनवे कंक्रीट इज लेस देन 30, रनवे पे जो यूज होती है उसके लिए भी 30 से कम होना चाहिए। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। अब इसके अलावा इस चार्ट में हम देख सकते हैं अलग अलग पेमेंट मटेरियल हैं और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू दी हुई है। तो ये सारे हमें याद करने, क्योंकि एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। तो सब बेस कोर्स और वाटर बाउंड मैकेडम WBM के लिए जो 50 से कम होना चाहिए, वहीं WBM बेस कोर्स विद बिटुमिन सरफेसिंग
इसके लिए 40 से कम होना चाहिए। बिल्ट अप स्प्रे ग्राउट बेस कोर्स जिसके लिए 40 से कम होना चाहिए। वेट मिक्स मैकेडम WMM है बेस कोर्स और WBM सरफेस कोर्स इसके लिए 30 से कम होना चाहिए। भाई डेंस बिटुमिनस मैकेडम बाइंडर कोर्स इसके लिए 30 से कम होना चाहिए। अब बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग कारपेट एंड बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस इसके लिए 30 से कम होना चाहिए। सीमेंट कंक्रीट सरफेस कोर्स फॉर रनवेज और रोडवेज इसके लिए 30 से कम होना चाहिए। अब लास्ट है सीमेंट कंक्रीट बेस कोर्स बिल्डिंग कंक्रीट के लिए 45 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ एग्रीगेट कंप्लीटली पास थ्रू ए sieve of size 75 mm the particular aggregate will be flaky if its minimum dimension is less than। अब ये कह रहा है कि एक एग्रीगेट है जो कि हमारी सिर्फ 75 mm से पास हो रहा है और अगर उसको मुझे उसकी फ्लैकीनेस चेक करनी है तो उसकी जो मिनिमम जो लीस्ट डायमेंशन है वो किससे कम होनी चाहिए। तो फ्लैकी के लिए हमारे पास होता है वो 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो मीन डायमेंशन 75 दी हुई है 75, तो ये हमारे निकल के आएगा 45 mm। मतलब जो लीस्ट डायमेंशन है वो 45 से कम होनी चाहिए। अब 45 से कम होनी चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे जो सी ऑप्शन है ये काफ़ी अप्रॉक्स मतलब आसपास में मिल रहा है, 45 से कम है तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ कंक्रीट यूज, अगर मुझे जो भी हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं अपने कंस्ट्रक्शन में उसकी क्वालिटी को चेक करना है या फिर इंश्योर करना है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। ऑप्शन है सिंगल साइज्ड एग्रीगेट्स, बी 2 साइज्ड एग्रीगेट्स, सी ग्रेडेड एग्रीगेट्स, डी कोर्स एग्रीगेट्स। तो अच्छी क्वालिटी के जो एग्रीगेट का यूज करने के लिए वो अच्छे से ग्रेडेड होने चाहिए। तो अगर मुझे कंक्रीट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है या फिर इंश्योर करना है तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होना चाहिए। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये कह रहा है जो बल्क डेंसिटी होती है एग्रीगेट की वो किस पे डिपेंड नहीं करती है। पहले देखेंगे बल्क डेंसिटी जो होती है हमारी वेट अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो ऑप्शन देखेंगे पहले साइज एंड शेप ऑफ एग्रीगेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट्स, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स एंड साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर। देखिए जो बल्क डेंसिटी होती है वो साइज और शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि हमारे पास सपोज एक कंटेनर है तो उसमें जितने भी अमाउंट में ग्रेवल आ जाएंगे, जिस तरह से हम पैक करेंगे, जितनी एफिशिएंसी के साथ जो पैक हो जाएंगे उससे हमारी बल्क डेंसिटी निकल के आएगी। तो इसमें कंटेनर के साइज का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये जो डिपेंड करेगा जो एग्रीगेट के साइज पे जितना अच्छे से ग्रेडेड होगा उतने ज़्यादा एग्रीगेट उसके अंदर आएंगे। इसके अलावा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डिपेंड करेगा और ग्रेडिंग पे भी डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। तो इसमें पूछा किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ऑप्शन डी जो है साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर इस पर डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू IS 382/1963 ए गुड एग्रीगेट शुड बी, ये कह रहा है कि अच्छा एग्रीगेट होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर्टी दी है। एक केमिकल इनर्ट होना चाहिए, सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड ड्यूरेबल, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो पहले देखेंगे जो भी एग्रीगेट हमारे पास होना चाहिए वो हार्ड और ड्यूरेबल तो होना ही चाहिए। उसके अलावा स्ट्रेंथ होनी चाहिए इसमें अच्छी, सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके अलावा जो वेदरिंग एक्शन को रजिस्ट करे, जो भी एटमॉस्फेरिक एक्शंस होते हैं या फिर जो केमिकल्स ऊपर से अटैक करते हैं उनको रजिस्ट करना चाहिए। तो ए ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्रीगेट इज नोन एज साइक्लोपियन एग्रीगेट इफ़ इट्स साइज इज मोर देन, अब देखिए यहाँ पे नया टर्म आया साइक्लोपियन। तो साइक्लोपियन कुछ ज़्यादा नहीं है, इसे बोलते हैं कॉबल। जो भी कॉबल होते हैं उन्हीं को हम साइक्लोपियन भी बोलते हैं। तो जो कॉबल्स होते हैं वो मेनली 75 mm से ज़्यादा होते हैं, तो साइक्लोपियन भी क्या होगा 75 mm से ज़्यादा वाले होंगे साइक्लोपियन। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एग्रीगेट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी शोर और रिवर्स एंड प्रोड्यूसेस मिनिमम वॉइड्स इन द कंक्रीट इज नोन एज, अब देखिए अभी मैंने बताया था कुछ पिक दिखाई थी, तो उसमें जो हमारा जो स्मूथ वाले थे, जितने भी स्मूथ वाले थे राउंडेड शेप के, वो सारे क्या होते हैं जो राउंडेड शेप वाले होते हैं जितने भी, वो कहाँ से मिलते हैं, नदी के किनारे से मिलते हैं, यहाँ पे समुद्र के किनारे से मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि राउंडेड एग्रीगेट्स जो होते हैं वो जनरली ऑब्टेन फ्रॉम कहाँ पे, रिवर या फिर सी से। अब इनमें जो वॉइड का जो कंटेंट होता है, जो वॉइड्स होते हैं वो होते हैं 33% के अबाउट। और इनके बीच में देखिए अब जो मैंने बताया तो जो स्मूथ होते हैं इसका मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, जो इसमें जो वॉइड्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं। अगर वॉइड कम होंगे तो इनके अंदर जो इंटरलॉकिंग भी कम होगी, अगर इंटरलॉकिंग कम होगी तो इनकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। और जब स्ट्रेंथ कम होगी इसका मतलब इन्हें हम अपने स्ट्रक्चर में यूज नहीं करेंगे, बहुत ही कम यूज होगा इनका। भाई दूसरे होते हैं इरेगुलर एग्रीगेट्स, इनमें जो वॉइड की जो क्वांटिटी होती है वो 36% होती है। अब इनमें जो आप देखिए वॉइड ज़्यादा होंगे तो
क्या होगा, इनमें इंटरलॉकिंग अच्छे से हो जाएगी। अगर इंटरलॉकिंग होगी तो स्ट्रेंथ भी होगी, तो इसलिए हम इन्हें एक यूज कर सकते हैं किसमें, ऑर्डिनरी कंक्रीट की तरह। ज़्यादा नहीं यूज करेंगे बट थोड़ी बहुत यूज कर सकते हैं भाई। अगर आते हैं एंगुलर एग्रीगेट्स में जो वॉइड्स होते हैं 40% के अराउंड होते हैं, यानी कि जब वॉइड ज़्यादा होंगे तो इसमें स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा होती है क्योंकि इंटरलॉकिंग बहुत ज़्यादा होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट फ्लोर द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट। ये कह रहा है कि अगर मुझे सीमेंट कंक्रीट फ्लोर बनाना है तो मैक्सिमम परमिसिबल साइज कितना हो सकता है, वो हो सकता है 10 mm। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। इसके अलावा अगर मेरे पास कोई रीइंफोर्स्ड मेंबर है तो इसके लिए 20 mm होगा, और अगर मैसिव वर्क करना है जैसे डैम रिटेनिंग वॉल के लिए, उसके लिए 40 mm यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 2386 पार्ट 3 1963 द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज। ये कह रहा है कि जो बल्क डेंसिटी होती है एग्रीगेट की वो हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर लीटर। इसे याद कर लो, एग्जाम में आ सकता है, किलोग्राम पर लीटर। और कितनी होती है बल्क डेंसिटी एग्रीगेट की, वो होती है 0.01 किलोग्राम पर लीटर, 0.01 किलोग्राम पर लीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीगेट विच पासिस थ्रू 25 mm IS sieve and is retained on 20 mm since said to be flaky if its least dimension is less। अब देखिए यहाँ पे दो डायमेंशन दिए हैं 25 और 20। अब पूछा इसकी फ्लैकीनेस के लिए हमें पता है 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन। तो मीन डायमेंशन हमारे पास कितनी 25 + 20 का मीन लेंगे डिवाइड बाई 2, तो इसे कैलकुलेट करने से हमारा आंसर आएगा 21.5 mm। तो जो फ्लैकीनेस के लिए जो डायमेंशन होगी 21.5 mm से कम होनी चाहिए लीस्ट डायमेंशन, तो आंसर ए वुड बी करेक्ट। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, और अगर कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट जरूर करना। अगर किसी भी टॉपिक पे आपको कोई डाउट होता है तो उसको कमेंट करके बताइए, इसके लिए मैं एक नया लेक्चर बना दूंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।